Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your मैथमेटिक्स मेटा। तो आज हम ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज में ये लास्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। यानी कि सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ एक शेयर करूँगा, ठीक है। और उस स्टोरी के बिहाफ पे हम लोग इस फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले पहले ना मैं आपको जो कैरेक्टर्स हम लोग इस स्टोरी में यूज करने वाले हैं ना, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस स्टोरी में बेसिकली 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं। ये जो है इसका नाम है, एक कैरेक्टर जो मेन है उसका नाम है आरव, ठीक है, आरव। और ये है आरव की मदर, ठीक है। और ये है आरव के दो दोस्त, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है प्रिया, ठीक है। आरव मेन कैरेक्टर हो गया, उसके दो दोस्त हो गए राहुल और प्रिया, ठीक है। आरव की मदर, ठीक है। और ये है आरव की स्कूल टीचर, ठीक है। इतने मेन कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग इस कहानी में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के अब अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो कि एक 12 साल का लड़का है, ठीक है। अब उसको वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो गेम्स कौन से, जैसे कि आप सब खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक पबजी हो गया, फ्री फायर, है ना, और लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, इस टाइप्स के गेम्स वो खेलना पसंद करता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी अचानक से आरव की स्क्रीन पे एक अपडेट रिसीव होता है। और वो अपडेट उस गेम में एक कैरेक्टर के रिगार्डिंग होता है। और वो जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिसको देख के आरव वहीं पे डिसाइड कर लेता है कि वो उस कैरेक्टर को परचेस करेगा। वो एक पेड कैरेक्टर होता है ना। तो अब वहां पे आरव उसी पॉइंट पे डिसाइड कर लेता है कि वो एनी हाउ उस कैरेक्टर को परचेज करके ही रहेगा, ठीक है। अब गेम खत्म होता है। गेम खत्म होने के कुछ देर के बाद अगेन आरव ग्रुप चैट पे, जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं, वहां पे वो उस कैरेक्टर के अपडेट के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, यानी कि राहुल और प्रिया के साथ, ठीक है। तो जैसे ही वो इस अपडेट के बारे में शेयर करता है, राहुल, राइट, उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि आरव, मैंने तो ये अपडेट बेसिकली जो कैरेक्टर है, राइट, वो मैंने खरीद भी लिया है अपने पापा से पैसे लेकर के, ठीक है। उसी के बाद प्रिया का मैसेज आता है कि मैंने अभी तक ये कैरेक्टर परचेज नहीं किया है और मैं इस कैरेक्टर को नेक्स्ट मंथ में अपने पॉकेट मनी से पैसे सेव करके खरीदूंगी, ठीक है। अब ये सब सुनते ही आरव के जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब आरव वहीं पे डिसाइड कर लेता है कि मुझे भी अब ये कैरेक्टर खरीदना है एनी हाउ। और वो उसके लिए डिसाइड करता है कि वो अपनी मम्मी से कुछ पैसे मांगेगा, ठीक है ना। अब वो दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है। और उसकी मदर जो है, राइट, ये बेसिकली किचन में काम कर रही होती हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं, ये बहुत ही, इनका जो नेचर है बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब आरव जैसे ही अपनी मम्मी के पास जाता है, ठीक है, तो बोलता है, मम्मी मुझे ना 500 रुपीज चाहिए। तो आरव की मम्मी बहुत ही प्यार से पूछती है, किस लिए आरव? तो आरव वहां पे बताता है कि मम्मी मुझे ना एक कैरेक्टर परचेज करना है गेम में, जो कि 500 रुपीज का है और वो मेरे दोस्त राहुल ने परचेज भी कर लिया है। अब ये सुनते ही जो आरव की मदर हैं, इनके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्ट टोन में आरव से बोलती हैं कि क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं आरव? अब ये सुनते ही आरव ना बहुत ही सैड हो जाता है, ठीक है, बट वहां पे कुछ बोलता नहीं है, राइट, बिल्कुल चुप रहता है। अब इस ये बोलने के बाद, राइट, उसकी मदर अब आरव को कुछ समझाते हुए बोलती हैं कि देखो आरव, हमें ना जब भी कुछ कोई भी चीज परचेज करनी होती है, तो हमें सबसे पहले अपनी नीड्स यानी कि जरूरतें और अपनी वांट्स यानी कि चाहतों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे और इसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आरव की मदर ने आरव को समझाई।
अब यहाँ पे आरव, राइट, आरव समझ तो सब रहा था बट कहीं ना कहीं वो अपसेट भी था। वाई? बिकॉज आरव तो ये सोच करके आया था कि बस मैं दौड़ते हुए मम्मी के पास जाऊंगा और मम्मी से पैसे मांगूंगा, राइट, और पैसे लेकर के मैं भी तुरंत जा करके वो कैरेक्टर परचेज कर लूंगा, जो कि वो नहीं होता है। अब आरव एक तरफ तो बहुत ज्यादा अपसेट है, दूसरी तरफ अब आरव के मन ही मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अब वो सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है ना? अच्छा, जब ये आरव की मदर ये सारी चीज़ें बता रही होती है ना, तो आरव की मदर इससे आरव से एक और बात बोलती हैं, अगर तुम्हें ये कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा पसंद है, तो तुम अपनी पॉकेट मनी से पैसे सेव करके क्यों नहीं खरीद लेते? अब यहाँ पर जो सवाल हैं, उसमें से एक मेजर सवाल आरव के मन में ये भी चल रहा है कि पॉकेट मनी से पैसे सेव कैसे किए जाते हैं? क्योंकि अभी तक तो आरव को ये लगता था कि पॉकेट मनी, जो भी पॉकेट मनी आरव को मिलती है, राइट, उससे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनपसंद चीज़ें ही खरीद सकता है। उससे तो कभी उसने पैसे सेव करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो उसको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि पॉकेट मनी से पैसे सेव कैसे किए जाते हैं। अब इन्हीं सवालों के साथ वो अपने रूम में जाता है, ठीक है? और रूम में ना मेन उसके पास 3 सवाल होते हैं, ठीक है ना? और वो सवाल कौन-से होते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो ये था कि पॉकेट मनी से पैसे सेव कैसे किए जाते हैं? ये सवाल उसके सामने 2 बार आया था। पहला, राइट, जब प्रिया ने उससे ये बोला था कि मैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे सेव करके नेक्स्ट मंथ में इस कैरेक्टर को परचेज़ करूँगी, है ना? अब पहली बार तो उसने, प्रिया ने बोला, ठीक है? तब भी उसको ये बात समझ में नहीं आई थी, ठीक है? राहुल की बात तो समझ में आ गई थी, बट प्रिया की बात समझ में नहीं आई थी। उसके बाद उसकी मदर ने भी सेम बात उसको ये बोली कि अगर तुम्हें कैरेक्टर परचेज़ करना है, तो तुम अपनी पॉकेट मनी से पैसे सेव करके क्यों नहीं ले लेते, है ना? तो पहला सवाल तो ये था। ठीक है, दूसरा सवाल जो उसकी मम्मी ने उससे बोला था कि हमें किसी भी चीज़ को परचेज़ करने से पहले हमें अपनी नीड्स और अपने वांट्स के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये था जो आरव के मन में चल रहा था। तीसरा, अब उन्होंने ये भी बोला था अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, राइट, तो हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। अब ये तीनों सवाल उसके मन ही मन में बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे थे। जिसका जो जवाब है वो लाइक ना वो बहुत कोशिश करता है ढूँढने की, राइट, पर उसको कोई भी इसका लाइक ना क्लू नहीं मिलता है, वो क्लूलेस होता है उस टाइम पे। अब उसी मोमेंट पे वो ये डिसाइड करता है कि वो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अपने स्कूल टीचर से जा करके पूछेगा। ये है उसकी स्कूल टीचर, ठीक है ना? अब दूसरे दिन जब वो स्कूल जाता है अपने, तो अपने क्लास टीचर से पूछता है कि मैम, क्या आप मुझे कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो क्या? तो ऑब्वियसली टीचर बोलती हैं, यस आरव, प्लीज़ आस्क। तो आरव वहाँ पे बोलता है कि मैम, क्या आप मुझे नीड्स और वांट्स में डिफरेंस बता सकते हो क्या? और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है? और साथ ही साथ क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो क्या कि पॉकेट मनी से पैसे सेव कैसे किए जाते हैं? अभी जो आरव की टीचर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है ना? तो पहले तो ये मुस्कुराती हैं और फिर आरव की पीठ थपथपाते हुए बोलती हैं कि बहुत अच्छे आरव, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। अब ये बोलते हुए ये आरव की टीचर बाकी सारे बच्चों से भी बोलती हैं कि आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड बोलते ही वो बोर्ड में एक हेडिंग मेंशन करती हैं जिसका नाम होता है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब यहाँ से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर वॉच करना, ठीक है ना? तो देखो, अब बोर्ड पे वो वर्ड लिखती है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि ये बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी क्या हमें हेल्प करता है, किस चीज़ को समझने में हेल्प करता है? तो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी की हेल्प से हम मनी कैसे वर्क करता है, पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें समझ में आता है। जैसे कि पैसे को किस तरीके से सेव किया जाता है, किस तरीके से उसको खर्च किया जाता है, और भी बहुत सारे टर्म जैसे कि बजटिंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया। अभी तो हालाँकि आपको इन सारे टर्म्स के बारे में उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, बट जैसे-जैसे ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगा, ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है ना? बट अभी के लिए क्या आपको ये समझना है, आपको ये समझना है फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि पैसों की जानकारी होना, ठीक है ना? अब अगर पैसों की आपको जानकारी होगी कि कब आपको खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ पे नहीं खर्च करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से हो जाती है, तो आपके साथ पहली चीज़ तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता,
राइट? क्योंकि अब आपको हर टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं मनी से रिलेटेड, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज है, तो आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी, आप केयरलेस स्पेंडिंग नहीं करते हो। केयरलेस स्पेंडिंग से क्या मतलब है? देखो, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट? आप इनको लाइक ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कई बार आप खुद अपने आप पे सेल्फ ये चीज़ ऑब्जर्व करना, आप खुद कई बार ऐसी-ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेते हो जिसकी एक्चुअली आपको उसकी नीड ही नहीं होती है ना? बट क्या होता है कि आपको करंट सिचुएशन पे आपको लगता है, आपको बस एक डोपामाइन माइंड में रिलीज़ होता है कि मुझे इस चीज़ को खरीदना है, बस मुझे खरीद करके अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आप ना जब लाइक बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उसमें देखते हो टाइमर लगा होता है ना? सेल्स आती है, तो कई बार हमको लगता है नहीं मुझे तो ये खरीदना है। अगर मैं नहीं खरीदूँगा तो ऐसा ना हो कि कहीं ये जो प्रोडक्ट है वो आपका लाइक लिस्ट आउट ना हो जाए या फिर सोल्ड आउट ना हो जाए, है ना? तो इस तरीके से कई बार हम लोग अननेसेसरी जो आइटम्स है वो परचेज़ कर लेते हैं जिसकी हमें एक्चुअली नीड नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से भी हम बच सकते हैं अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की अच्छे से नॉलेज है, राइट? अगर हमें ये पता है कि कब हमें पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे खर्च करने हैं और कितना खर्च करना है, ठीक है ना? और साथ ही साथ हम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, जैसे कि अगर आप एक सही अमाउंट में पैसों को अच्छे तरीके से सेव करोगे, सेव यानी कि अगर आप जोड़ोगे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी अगर आप जोड़ते हो, तो ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आपको किसी दूसरे पर्सन पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा या फिर दूसरे पर्सन पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये बेसिकली एक ओवरऑल मीनिंग है फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि क्यों हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे लाइक ना, अब यहाँ पे आरव को ये समझ में आता है कि हाँ, अभी तक मुझे तो ना ये पता ही नहीं था कि पैसे को सेव भी किया जा सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि पैसों को कब खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, उसको तो ये कोई नॉलेज नहीं थी। उसको तो बस इतना पता था कि जब भी हमें जो पसंद आएगा, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको खरीदूँगा। काम की है या नहीं, है ना? बट अब उसको ये थोड़ी-थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। अब वो थोड़ा-थोड़ा सा ये चीज़ समझने लगा है कि कब हमको कहाँ पे क्या खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना है। तो इस टाइप की नॉलेज अब उसको थोड़ी-थोड़ी सी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये समझाने के बाद अब जो टीचर हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब उसके बाद टीचर जो है, नीड्स वर्सेस वांट्स की जो स्लाइड है, ये बेसिकली उनके सामने एक हेडिंग डालती हैं, जिसका वर्ड एक तरफ वो लिखती है नीड्स और दूसरी तरफ वांट्स। अब ये नीड्स और वांट्स क्या है ना? ये भी एक मेजर क्वेश्चन था जो आरव के मन में चल रहा था। ठीक है, अब नीड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, नीड्स का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? ज़रूरतें। क्या होता था? ज़रूरतें, है ना? और वांट्स का मतलब क्या होता था? वांट्स का क्या मतलब होता था? चाहतें, है ना? अब नीड्स बेसिकली क्या होती हैं? ये बेसिकली ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हमें फुलफिल करना ही होता है एट एनी कॉस्ट। अब जैसे कि आपको आपको फूड चाहिए, आपको खाना चाहिए, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर आदमी को खाना चाहिए, है ना? खाना चाहिए। उसके बाद शेल्टर यानी कि आपको घर चाहिए, अगर आपके पास घर है, ठीक है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक हाउस रेंट जाता है ना? हाउस रेंट जाता है, तो वो आपका एक नेसेसिटी, आपको हाउस रेंट देना ही पड़ेगा। हाउस रेंट हो गया, फिर आपके क्लोथ्स हो गए, ठीक है? आपको कुछ कपड़े भी तो चाहिए ना, कपड़े भी तो आपको पहनने हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब सारी क्या है? आपकी नीड्स हैं। ठीक है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना? बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी कि जिसको आपको फुलफिल करना ही है एट एनी कॉस्ट, है ना? अब जैसे कि अब आप यहाँ पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब मैं कैसे मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना? उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ही है, ठीक है? मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आप बोलो कि मेरे लिए मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो एक ये माइक हो गया, ठीक है? ये डिजिटल बोर्ड हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, कैमरा हो गया और एक कंप्यूटर हो गया। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है? अब वांट्स क्या है? वांट्स बेसिकली चाहते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब वांट्स क्या है? हो सकता है कि मुझे ये माइक पसंद है, किसी नेक्स्ट पर्सन को कोई और दूसरा माइक पसंद हो, जो इससे और ज़्यादा महँगा हो। ठीक है? बट काम तो हो रहा है ना, काम तो इससे भी चलेगा, काम दूसरे वाले माइक से भी सेम है। हमें वॉइस अपनी रिकॉर्ड करनी है, बट उसको दूसरी कंपनी का माइक पसंद आ रहा है, जिसकी कॉस्ट उसको ज़्यादा पे करनी है ना? तो यहाँ पे वो क्या है, वो उसकी वांट्स हैं। अगर वो चाहे तो बेसिक माइक से भी काम चला सकता है, बट स्टिल उसको हाई-फाई यानी कि उसको महँगा वाला माइक चाहिए, तो वो क्या है, उसकी वांट है।
है ना? अब इसको और बेसिक टर्म में अगर हम समझें, तो जैसे कि जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, राइट? कभी-कभी आपका टॉयज़ खरीदने का मन कर जाता है। आपके पास होते हैं, बट स्टिल आपको टॉयज़ खरीदने का मन कर जाता है, कोई खिलौना अच्छा लग गया। बट अगर आप सोच करके देखो, क्या वो आपकी नीड है या फिर आपकी वांट है? तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो हमारी वांट है। अगर आप उसको ना भी लो, स्टिल आपका कोई काम इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो आपकी बेसिक लाइफ़ है, वो आपकी इफ़ेक्ट नहीं होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास उस पॉइंट पे अगर इनफ मनी नहीं है, तो आप वहाँ पे टॉय खरीदने का जो डिसीजन है उसको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। जब आपके पास लेटर, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे या फिर इनफ अमाउंट होगा, तब आप उसको परचेज़ कर लेना। बट अगर अब देखो, अब यहाँ पे आप क्यों ये डिसाइड कर पा रहे हो? क्योंकि आपको नीड्स और वांट्स के बीच में फ़र्क पता है ना? वहीं पे अगर आपको फ़र्क ना पता होता, तो आपको अच्छा लगता, ठीक है? अब डज़न्ट मैटर इसको खरीदने के बाद आपके पास पैसे बचते या ना बचते, आपको कोई फ़र्क नहीं, आपको पसंद है तो आप ले लेते, है ना? इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग कंसोल, ठीक है? गेमिंग कंसोल, राइट? अब इसको ना भी खरीदो तो भी ऐसा तो नहीं है कि आप गेम खेल नहीं सकते हो, आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो लाइक ना आप इसके अलावा भी और सारे गेम्स खेल सकते हो, बट स्टिल गेमिंग कंसोल ये आपकी क्या है, एक वांट है ना? अब इसी तरीके से जैसे कि आरव के केस में जो गेमिंग कैरेक्टर था, वो उसकी क्या है, एक वांट है। गेमिंग जो कैरेक्टर है, वो क्या है, उसका एक वांट है ना? तो आई थिंक ये आपको एक क्लियर एक आपको आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा होगा, आप एक क्लियर आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि नीड्स क्या होती है और वांट्स क्या होती है। और हमेशा याद रखना, जब भी हम आज से रूल बना लेना, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, राइट? हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये मेरी नीड्स के अंडर आता है या फिर ये मेरी वांट्स के अंदर आता है। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम आपकी वांट्स के अंदर आता है, उसके बाद फिर से हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये लेना अभी मेरे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर अगर हम नहीं भी लेते हैं तो मेरा काम चल सकता है, ठीक है? अगर हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो इट्स बेटर, राइट? आप अगर आप उसको पोस्टपोन कर पाते हो, राइट, तो इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है ना? बिकॉज़ वांट्स क्या है, वांट्स की वजह से, राइट, हमारी कोई बेसिक जो लाइफ है ना, वो अफेक्ट नहीं होती है। और ये जो बेसिक लाइफ है, जहाँ पे जो नीड्स है, इसको तो पूरा करना ही है एट एनी हाउ। अब जैसे कि और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि अब पेरेंट्स के लिए, ठीक है, पेरेंट्स के लिए आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या है, नीड्स के अंदर आएगा। जैसे कि ये जो आपकी स्कूल फीस है, ये जो आपकी स्कूल फीस है, ये पेरेंट्स के लिए क्या है, नीड्स है। ये तो आपको तो पढ़ाना ही है, राइट? हो सकता है कि वो आपको गेमिंग कंसोल के पैसे ना दें, बट जो स्कूल फीस है या फिर जो ट्यूशन फीस है ना? वो तो आपको देंगे ही देंगे। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ नीड्स। दिस विल कम अंडर नीड सेक्शन, है ना? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। चलो, अब नीड्स और वर्सेस वांट्स में आपको एक डिफरेंस क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं इनकम वर्सेस एक्सपेंस। अभी इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है? इनकम बेसिकली हर वो पार्ट ऑफ मनी जो आपको मिलती है, अब वो आपको पॉकेट मनी के फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है? आपको आपके बर्थडे में जो गिफ्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके लिए एक इनकम है। अगर आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं और जाते समय कोई भी टोकन मनी आपको दे जाते हैं, वो भी आपके लिए वो क्या है, एक इनकम है, ठीक है? अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, तो जो आपके पेरेंट्स अगर कोई जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, राइट? उसके बाद मंथ एंड में जो सैलरी उनको क्रेडिट होती है उनके अकाउंट में, वो उनके लिए क्या है, एक इनकम का सोर्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इनकम को लिस्ट करूँ, तो आपकी जो पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट मनी है, वो आपके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। बर्थडे गिफ्ट हो गए, वो क्या है आपके लिए, बर्थडे गिफ्ट क्या हो गया, आपकी इनकम होगी, इनकम में आएगा। फिर उसके बाद जैसे कि आपका जो सैलरी है, पेरेंट्स की जो सैलरी है जो आपकी आती है, वो भी क्या है, एक इनकम, ठीक है? अब बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है? अच्छा, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्च। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्च। अच्छा, इनकम को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आय, ठीक है? अब ये जो खर्च है ना, इसमें एक और वर्ड होता है, इसको आप और अच्छे से समझो। एक होता है आपका एक्सपेंस, एक होता है आपका स्पेंडिंग, है ना? स्पेंडिंग, इनकम वर्सेस स्पेंडिंग। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सपेंस पे का भी मतलब क्या होता है, खर्च करना, और स्पेंडिंग का मतलब भी क्या है, आप कुछ कुछ पैसे स्पेंड करो यानी कि खर्च करो। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप लाइक ना एक ट्रांजैक्शन को आप परफॉर्म करते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी के एक्सचेंज में कोई पर्टिकुलर आइटम आप बाय करते हो, यानी कि
जब आप 10 रुपए देते हो तब आपको एक चिप्स का पैकेट मिलता है, जब आप 10 रुपए देते हो तब जा करके आपको एक चॉकलेट मिलती है ना, जब आप 20 रुपए देते हो तब जा करके आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मनी को एक्सचेंज कर रहे हो, है ना। तो मनी को जब एक्सचेंज करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पेंड करना। यानी कि आपने 10 रुपए स्पेंड किए किसमें, चॉकलेट खरीदने में, 10 रुपए अगेन आपने स्पेंड किए चिप्स खरीदने में, 20 रुपए आपने एक्सचेंज किए किसको, किसमें लिए, आपने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए, है ना। तो ये क्या है, आपकी स्पेंडिंग्स है ना, ये क्या हो गई आपकी स्पेंडिंग्स है। यानी कि 20 रुपीज आपने स्पेंड किए, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने में, ठीक है। फिर आपने 10 रुपए खर्च किए, ठीक है, चिप्स खरीदने में। फिर आपने अगेन 10 रुपए खर्च किए क्या खरीदने में, चॉकलेट खरीदने में, ठीक है। तो ये आपकी स्पेंडिंग्स हो गई। अब इन स्पेंडिंग्स का जो टोटल होता है ना, स्पेंडिंग्स का जो टोटल सम होता है ना, वही होता है आपका एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस में आप क्या लिख सकते हो कि टोटल जो आपका एक्सपेंस हुआ है ना, टोटल जो एक्सपेंस हुआ है वो कितने का हुआ है, 20, 30 और 40, 40 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस हुआ है। मान लो आज अगर मंडे है, ठीक है, तो मंडे के दिन में आपने 20 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, ठीक है, 10 रुपए का चिप्स खरीदा और 10 रुपए का आपने चॉकलेट खरीदा। तो आपका मंडे के दिन जो आपका टोटल एक्सपेंस आया है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस आया है वो आया है 40 रुपीज का ऑन किसमें, आपने जो फूड आइटम जो भी आपने परचेज किए हैं, ठीक है ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है ना। एक्सपेंस क्या है, जो भी टोटल स्पेंडिंग्स है उनका सम होता है एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन भी होता है इनकम और एक्सपेंस में। अब वो क्या है, देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, जो भी यहाँ पे बात मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से हर एक बात समझना। और इस कहानी को सुनते हुए आरव को भी बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे समझ में आने लगी हैं। अब यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उससे आरव का एक मेजर जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। वो क्या है, अब आरव के जो दो डाउट्स है, पहला क्या था, उसको ये समझ में आया, ठीक है, कि नीड्स और वांट्स क्या होती हैं, ठीक है। उसको ये भी एक बेसिक आइडिया उसको ये भी हो गया कि फाइनेंशियली वो स्टेबल कैसे हो सकता है जब वो पैसों को सेव करेगा। बट अभी भी उसको ये नहीं पता था कि पैसों को सेव कैसे किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे ये समझो पैसों को सेव कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी इनकम है उसमें से जो भी आपके खर्च हैं, खर्च यानी कि एक्सपेंस, जो भी आपके खर्च हैं यानी कि एक्सपेंसेस, राइट। जब आप इनकम, अपनी इनकम में से जब आप एक्सपेंस को हटाते हो तब जा करके आपको क्या मिलती है, सेविंग्स मिलती है, तब जा करके आपकी क्या होती है, बचत होती है, ठीक है। अभी भी अरब को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है, बट स्टिल अभी भी आप सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको वीकली 200 रुपीज मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 200 रुपीज हर हफ्ते मिलते हैं। अच्छा, अभी तक क्या कर रहा था अरब, अरब को हर हफ्ते 200 रुपए मिलते थे और वो हर हफ्ते अपने 200 रुपए से उसको जो भी चीजें पसंद होती थी वो उसको खरीद करके वो खत्म कर देता था, क्योंकि उसको पता था नेक्स्ट वीक में उसको फिर से 200 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि अरब के लिए जो इनकम है वो 200 रुपीज की है, ठीक है। और अब उसके जो खर्च हैं, जो उसके खर्च हैं, वो कितना रुपए खर्च कर दे रहा है, पूरे के पूरे 200 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। अब अच्छा ये बताओ, ये जो 200 रुपए है ये किसके अंदर आ रहे हैं, एक्सपेंसेस के अंदर आ रहे हैं, एक्सपेंस। और ये जो 200 रुपए है ये आपकी इनकम के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब इनकम में से जब आप एक्सपेंस को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो। तो अब यहाँ पे आरव को ये समझ में आया कि इस वजह से क्यों उसके पास कोई सेविंग्स नहीं हो रही थी, बिकॉज जितनी भी उसकी इनकम थी उतने ही उसके एक्सपेंस थे। जितना वो कमा रहा था उतना ही वो एक्सपेंस भी कर रहा था, उतना ही वो खर्च कर दे रहा था, इसी वजह से उसकी सेविंग्स जीरो थी, ठीक है। अब अगर उसको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, ठीक है, वो फिर से अपनी टीचर से पूछता है, ठीक है मैम, अब जैसे जब मैम ने उसको ये टाइप का पूरा फॉर्मूला बताया, ठीक है, तो अब उसको ये समझ में आया कि उसकी सेविंग्स तो जीरो है, ठीक है ना। तो अब वो अपनी टीचर से ये पूछ रहा है कि मैम मैं अपनी सेविंग्स को कैसे इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, उसके लिए अब नया एक एग्जाम्पल इसी में से राइट समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आरव की टीचर बोलते हैं, मान लो कि तुमने 200 रुपए तुमको हर हफ्ते इस हफ्ते मिले, ठीक है ना। अब आपने 200 रुपए खर्च करने के बजाय, 200 रुपए खर्च करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग और इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग 200 रुपीज, नाउ यू आर स्पेंडिंग ओनली 150 रुपीज। यानी कि 200 रुपए खर्च करने के बजाय अब आपने 150 रुपए खर्च किए, ठीक है। तो आरव ने कहा ठीक है। अब 200 में से जब 150 को घटाओगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 50।
यानी कि ये जो 50 रुपए है ये क्या हो गई, आपकी सेविंग्स हो गई। तो अब यहाँ पे आरव को ये लॉजिक क्लियर हुआ कि अच्छा, अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को घटाता जाऊंगा तो मेरी सेविंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। जैसे कि अब अगर मतलब इस महीने सॉरी इस हफ्ते अगर आरव ने खाली 150 रुपए खर्च किए तो उसके पास कितने की सेविंग्स हो गई, 50 रुपीज की सेविंग्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 150, नाउ ही स्पेंडेड ओनली 100। तो अब इस हफ्ते उसके पास कितने की सेविंग हो गई, 100 रुपीज की सेविंग हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से आरव को ये समझ में आया कि अगर मैं अपने, देखो यहाँ पे आई से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इनकम। ठीक है, अब उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेविंग्स मिलता है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सेविंग्स। तो अब आरव को ये समझ में आया कि अगर वो अपने एक्सपेंसेस को घटा देगा तो उसकी सेविंग्स जो है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। अब अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब उसको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि किस तरीके से पैसों को सेव किया जाता है। ठीक है ना। तो अब वो अगेन आरव अपनी टीचर से पूछता है कि मैम मुझे ना लाइक उसकी जो टीचर ने एग्जाम्पल दिया कि आपको ना 200 रुपए की आरव को पॉकेट मनी रिसीव होती है। तो अब आरव पूछता है अपनी मैम से, ठीक है, अपनी टीचर से, कि मैम मुझे ना वो गेमिंग कैरेक्टर परचेज करना है जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज है। तो मैं किस तरीके से पैसों को सेव कर सकता हूं और कितने दिनों में मैं अपने गेमिंग कैरेक्टर को जो उसको पसंद है उसको वो खरीद सकता है, वो अपनी टीचर से पूछता है। तो अब यहाँ पे उसकी टीचर अगेन रिप्लाई करती हैं, अगर तुम्हें 500 रुपीज की सेविंग करनी है, ठीक है, और 200 रुपीज की अगर इनकम है, ठीक है, 200 रुपीज क्या है, उसकी इनकम। ठीक है, अभी जो 500 रुपीज है ये क्या है, उसको सेव करना है, है ना, सेविंग्स करनी है उसको। ठीक है, तो अब और इस 500 रुपीज से क्या परचेज करना है, गेमिंग कैरेक्टर परचेज करना है। क्या परचेज करना है, गेमिंग कैरेक्टर परचेज करना है। ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ अभी बोल सकते हो कि ये उसका एक फाइनेंशियल गोल हो गया। क्या हो गया, फाइनेंशियल गोल हो गया। अब इसको इसको अचीव करना है। तो अब इस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए जो कि 500 रुपए का है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बजट बनाना पड़ेगा, यानी कि बजटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बजटिंग करनी पड़ेगी। अब अगेन उसको तो नहीं पता कि बजटिंग क्या होता है, बजट प्लान कैसे किया जाता है। और नोइंगली अननोइंगली हर घर में, राइट, सारे पेरेंट्स, राइट, जब भी लाइक अगर आपके पेरेंट्स लाइक ना कोई जॉब करते हैं तो उनको एक इनकम रिसीव होती है हर मंथ के लास्ट में। जैसे ही उनको इनकम रिसीव होती है, राइट, या फिर हर मंथ एंड में वो एक बजट प्लान करते हैं। अब बजट में क्या होता है, जो भी उनकी इनकम है, राइट, उसमें से वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, पहले उनको भी तो ट्रैक डाउन करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि कुछ भी खर्चा हुआ उसको हमने एक्सपेंस के अंदर डाल दिया। ऐसे तो हम कुछ भी खरीद लेंगे वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। तो हमें अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है ना। तो कंट्रोल हम तब कर पाएंगे जब सारे एक्सपेंसेस को हम एक लिस्ट में ट्रैक डाउन करेंगे। अब कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो समझो, वो हम लोग अब समझने वाले हैं अंडर बजटिंग, है ना। अब बजटिंग क्या होता है उसको बहुत ध्यान से समझो। क्या लिखा है बजटिंग के अंदर, क्रिएट अ बजट हेल्प्स यू मैनेज इनकम एंड एक्सपेंसेस इफेक्टिवली। अगर आप बजट बनाते हो तो बजट की हेल्प से आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करोगे, पहला स्टेप क्या है, आपको अपनी इनकम डिटरमाइन करनी है कि आप कमाते कितना हो। ठीक है, तो आप कितना कमाते हो, 200 रुपए आपकी वीकली इनकम है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रैक एंड लिस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपको एक जगह पे लिस्ट डाउन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्ट ड्रिंक आप रोज पीते हो, या फिर आप चिप्स रोज खरीदते हो, या चॉकलेट्स आप रोज खरीदते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेली एक्सपेंसेस हैं। आपने स्पेंड किया 10 रुपए, बट वो डेली के, अगर आप डेली बिहाफ पे देखोगे तो वो आपका 10 रुपए जो है वो आपका एज अ एक्सपेंस काउंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप एक अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो, जो कि आपकी केस में, आरब की केस में 500 रुपए का था। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बजट प्लान करोगे। देन अगेन उसको ना, जब भी आप बजट, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार मंथ लिखना एंड में मैंने एक बजट प्लान किया फिर उसके बाद बना करके उसको छोड़ दिया, नहीं। उसको हमें मॉनिटर भी करना होता है और उसको अपडेट भी करना होता है रेगुलरली। तभी हम जा करके ये पता कर पाएंगे कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, राइट, वो हमारे कंट्रोल मैनर में हो रहे हैं या फिर नहीं। अदरवाइज अगर हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस महीने हमने कितना खर्च किया, कितना करना था और उसमें से कितना किया।
हमें तो नहीं पता चलेगा अनलेस एंड अनटिल अगर हम उसको लाइक ट्रैक डाउन नहीं करेंगे। तो इस वजह से उसको मॉनिटर और अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपडेट करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, स्टिक टू योर बजट एंड स्टे डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने, मान लो आपकी इनकम 200 रुपए थी, ठीक है, और आपने ये सोचा कि अब इस हफ्ते किसी भी तरीके से एनी हाउ मुझे 100 रुपीज ही खर्च करने हैं, इससे ज़्यादा मैं खर्च ही नहीं करूंगा। बट अब क्या हुआ, राइट, एक हफ्ते का है या आपका एक्सपेंस एक हफ्ते का है। अब हुआ क्या, फ्राइडे तक आपने 100 रुपए खर्च कर डाले। अब सैटरडे को अगेन आपका मन हुआ कि चलो कोल्ड ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक या फिर एक चिप्स जो है हमें अगेन मुझे खरीदना है। अभी भी स्टिल आपके पास 100 रुपीज है, बट अब आपने क्या सोचा, कोई नहीं, अभी मेरे पास पैसे हैं तो लाओ एक चिप्स का पैकेट और खरीद लेते हैं। बट यही चीज हमें नहीं करनी है। अगर हमने एक बार बजट बना दिया, देन उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, स्टिक टू योर बजट एंड स्टे डिसिप्लिन। वाई? बिकॉज देन ओनली देन ओनली आप सही ट्रैक में जा करके लॉन्ग टर्म में आप एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको सेव करना है आप वो सेव कर पाओगे और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि बजट बनाते कैसे हैं, उसको ट्रैक डाउन कैसे करते हैं। उसके लिए भी ना मैंने पूरी स्लाइड बनाई हुई है आपके लिए, आप वो देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैंने वही 100-200 वाले एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, बट उसको ना एक अच्छे से मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में आपको भी कुछ ऐसे ही करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, अपने तरीके से आप उसको यूज करोगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, वीकली बजट है, स्पेंडिंग, वीकली बजट में जितना भी आप खर्च करते हो वही आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंस, ठीक है ना। और एक्सपेंस को घटाने के बाद आपका क्या बचता है, सेविंग्स बचती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकम पर वीक कितना लिखा हुआ है, 200, यानी कि हर हफ्ते आपकी जो इनकम है वो 200 की है, ठीक है। सेविंग्स गोल कितना है, हर हफ्ते आपको कितना बचाना है, 100 रुपए बचाना है, ठीक है। अलाउड वीकली एक्सपेंस, अब अगर आपको 100 रुपए बचाना है, 200 रुपए इनकम है, तो आप खर्च कितना कर सकते हो, खर्च भी आप 100 रुपए ही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला पता है ना, इनकम में से जब हम भाई इनकम में से जब हम एक्सपेंस अगर हमारा 100 रुपए है तभी तो हम सेविंग कर पाएंगे 100 रुपए की। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, ठीक है। अब मंडे है तो आपको पता है कि आपको एनी हाउ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ही स्पेंड करने, उसके अलावा एक भी रुपए ज्यादा नहीं खर्च करना है, ठीक है। अब मंडे को आपने क्या खरीदा, 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट खरीदा और 5 रुपए की एक कैंडी खरीदी, है ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे क्या किया आपने, मनी का ट्रांजैक्शन किया, मनी के बदले आपने कोई चीज एक्सचेंज की। यहाँ पे देखो मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है कि जो स्पेंडिंग की क्या है, ईच टाइम यू बाय समथिंग, जब भी आप कोई भी चीज बाय करते हो यानी कि आप क्या कर रहे हो, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया आपने, स्पेंड किया, 10 रुपए चिप्स में स्पेंड किया और 5 रुपए आपने कैंडी में स्पेंड किया। तो जो टोटल आपका जो डेली एक्सपेंस हो गया वो कितने का हो गया, 15 रुपए का, ठीक है ना। 15 रुपए आपने, 100 रुपए, आप ध्यान से समझना, आपके पास टोटल कितने थे, 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, आपने उसमें से 15 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस अभी तक आपका कितना हो गया, 15 रुपए, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेविंग सो फार, यहाँ पे क्या लिखा है, सेविंग्स सो फार। अब देखो इसको ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे इसका क्या मतलब है, यहाँ से समझो। आपको आपकी सेविंग्स कितनी थी, आपकी सेविंग्स भाई, अगर बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे इनकम माइनस ऑफ एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग, ठीक है। अब इनकम तो आपकी 200 थी, ठीक है। अब एक्सपेंस, अभी तक तो आपने कुछ नहीं खर्चा किया ना, तो जीरो था, तो आपकी सेविंग्स भी 200 हो गई। बट मंडे को आपने क्या किया, मंडे को आपने क्या किया, 200 रुपए आपकी इनकम थी, उसमें से आपने 15 रुपए के चिप्स और कैंडी खरीद लिए, तो अब आपके पास बचा कितना, 185। तो ये 185 ही तो क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाएगी ना, 185 ही तो सेविंग है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपकी, जब आपने भाई 200 रुपए आपके आपके ने आपने कमाए थे, 200 रुपए आपकी इनकम थी, उसमें से आपने 15 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 185, ठीक है। अब ट्यूसडे को अगेन आपने एक 10 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और 5 रुपए की अगेन आपने कैंडी खरीदी, तो अगेन आपका डेली एक्सपेंस उस दिन का ट्यूसडे का कितना हो गया, 15 रुपीज, 15 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मंडे को आपने 15 रुपए आपने खर्च ऑलरेडी कर दिए थे, आज ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे को अगेन आपने 15 रुपए और खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने हो गया, 30 रुपीज का आपके पास एक्सपेंस हो गया, आपने आपने 200 रुपए में से 30 रुपए खर्च कर दिए। अब जब 200 रुपए में से 30 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, 170। तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आपका देख रहे हो, जैसे जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सेविंग्स
घट रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सेविंग्स क्या हो रही है, घट रही है। वही चीज मैंने बताई थी ना यहाँ पे। भाई अगर आप यहाँ पे देखो, हम लोगों ने आई थिंक एक फॉर्मूले में भी डिस्कस किया हुआ ना, जैसे जैसे आप अपने एक्सपेंस को यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक्सपेंस को जैसे जैसे घटाओगे सेविंग्स बढ़ेगी। इसका उल्टा भी है, अगर जैसे जैसे आप एक्सपेंस को बढ़ाओगे सेविंग्स क्या होगी, घटेगी, सिंपल। ठीक है। अब देखो उसी तरीके से, अब जब आप वेंसडे को आए, वेंसडे को आपने सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी जिसकी प्राइस थी, जिसका प्राइस था 10 रुपीज। ठीक है, तो आपका डेली एक्सपेंस कितना हो गया, 10 रुपीज। आपने डेली एक्सपेंस भी ट्रैक कर रहे हो आप। ठीक है, अब उसके बाद अभी तक आपने 30 रुपए ट्यूसडे तक खर्च कर दिए थे, आ गया वेडनेसडे, वेडनेसडे को अगेन आपने 10 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐड करते हुए चले जा रहे हो, है ना। भाई आपने 15 रुपीज ऐड किए, 15 रुपीज आपने टोटल खर्च किए, उसमें से अगेन आपने ये 15 रुपीज ऐड किए, कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस 30 में अगेन आपने 10 रुपीज ऐड किए, तो आपके पास कितना आ गया, 40। ठीक है, उसी तरीके से अब आ गया आपके पास थर्सडे, थर्सडे को आपने 15 रुपीज का एक चिप्स का पैकेट खरीदा। ठीक है, तो आपका डेली एक्सपेंस तो 15 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब ये 40 रुपीज में से अगेन आप 15 को ऐड करोगे, तो आपके पास कितना हो गया, 55। अब ये जो 55 है, अगेन आप इसको क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट करते चले जा रहे हो 200 में से। ठीक है, तो अब आपने 200 में से जब 55 सब्सट्रैक्ट किए, तो आपके पास 145 बचा। तो अब आप यहाँ पे ये आपको पता चल रहा है, रोज का रोज आप डेली आपको ये पता चल रहा है कि आप कितना आप खर्च अभी तक किए हो, यानी कि आपने 55 रुपए अभी तक खर्च कर दिए, और आपके पास सेविंग्स अभी तक 145 की थी। ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब अगेन फ्राइडे को आपने एक बिस्किट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 15 रुपीज, तो ये डेली एक्सपेंस हो गया। अब 55 में जब 15 को ऐड किया, तो आपके पास कितना आ गया, 70 रुपीज। ठीक है, 70 रुपीज आ गया। अब 100 में से 200 में से जब 70 को सब्सट्रैक्ट किया, तो आपको पता चला कि अब मेरे पास 130 रुपीज की सेविंग्स रह गई है। ठीक है, बट स्टिल अभी आप 30 रुपीज आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन आपने सैटरडे को 5 रुपए की कैंडी और 10 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, तो यानी कि 15 रुपीज अगेन आपने स्पेंड किए, और अब आपके पास जो टोटल एक्सपेंस हो गया है वो हो गया है 85 रुपीज का। ठीक है, अब उस 85 को जब आपने 200 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको पता चला कि अब आपके पास 115 रुपीज ही बचे हैं। ठीक है, तो अब आप कितने रुपए और खर्च कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज ही खर्च कर सकते हो, बिकॉज आपको सेविंग्स कितनी करनी थी, 100 रुपीज की। तो आपने संडे को फिर से एक चिप्स खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 15 रुपीज, तो अब आपके पास जो टोटल एक्सपेंस हो गया जाकर के, वो हो गया 100 का। ठीक है, तो 100 रुपीज का आपने एक्सपेंस किया, और आपके पास सेविंग्स कितनी हो गई, 100। तो इस तरीके से आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को एक जगह पे लिस्ट डाउन किया, उनको डेली बेसिस पे ट्रैक किया, तब जा करके आपने वीकली बेसिस पे अपना जो आपका जो फाइनेंशियल गोल है 100 रुपीज सेव करने का, वो आपने सेव किया। अब इसी तरीके से अगर आप हर हफ्ते 100 रुपए बचाते जाते हो, तो आने वाले 5 हफ्तों में आपके पास कितने की सेविंग्स हो जाएगी, 500 रुपीज की सेविंग्स हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास 500 रुपीज की सेविंग्स हो जाएगी, मतलब आरव के लिए जैसे ही उसके पास 500 रुपीज की सेविंग्स हो जाएगी, वो जाकर के वो कैरेक्टर अपने आप से खरीद लेगा। उसको अब अपने मम्मी से या पापा से पैसे लेके एक्स्ट्रा पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पॉकेट मनी से ही मैनेज करके वो अपने सारे एक्सपेंसेस को बियर कर सकता है ना। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स भी हैं, है ना। क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग क्या है, मैंने आपको बताया, हर बार जब आप कुछ खरीदते हो तो वो आपका किस में कंसिडर होता है, स्पेंडिंग में कंसिडर होता है। डेली एक्सपेंस क्या है, टोटल स्पेंडिंग इन अ डे, जितना भी आपने उस दिन में जितना भी आपने खर्च किया उसका टोटल कर दोगे तो वो डेली एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा, अब वीकली एक्सपेंस यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सातों दिन के खर्च को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका क्या बनेगा, वीकली एक्सपेंस। सेविंग, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, सेविंग्स बराबर क्या होता है, इनकम माइनस वीकली एक्सपेंस, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीकली सेविंग्स की बात करें तो वीकली एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप अब आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी, और अब यहाँ पे आरव को भी ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी है कि किस तरीके से मुझे पैसे सेव करने हैं, किस तरीके से मैं खुद से राइट पैसे सेव करके अपना जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव कर सकता हूँ। नीड्स और वांट्स में क्या फर्क होता है, राइट। और अगर मैं पैसे ऐसे ही सेव करता जाऊंगा तो मैं आगे जा करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की या फिर स्टेबल हो सकता हूँ। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अब उसको क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी टीचर उसको ना कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उसको समझाना चाहती है। जैसे कि अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है बैंक। बैंक क्या होते हैं, जैसे कि अभी के लिए क्या है, आप ये समझो बैंक आपके पास है काइंड ऑफ एक पिगी बैंक। क्या बोलते हो, एक पिगी बैंक होता है ना,
यानी कि गुल्लक जिसमें आप ना पैसे डालते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पिगी बैंक। उसमें भी आप क्या करते हो, पैसों को जोड़ते हो, राइट। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी होती है आप उसमें अपने पिगी बैंक में डाल देते हो। ऐसे आप डालते रहते हो, साल भर में 6 महीने में आप उसको तोड़ के देखते हो तो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, पिगी बैंक, उसको क्या बोलते हैं, पिगी बैंक बोलते हैं। उसी तरीके से बैंक में भी है, बैंक में भी आप पैसे अपने जमा करते हो, जैसे पिगी बैंक में जमा करते हो वैसे ही बैंक में भी जमा करते हो। बट फर्क क्या होता है, बैंक आपको उस पैसे के बदले कुछ इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट यानी कि जो भी आपने बैंक को पैसा दिया है उसके अगेंस्ट या फिर उसके बदले, राइट, बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी ऑफर करता है, राइट। और वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी आपने बैंक में जमा करके रखा हुआ है, जो कि पिगी बैंक में नहीं होता है। बट अभी के लिए आप पिगी बैंक में ही रखो, जब आप 9th 10th में जाओगे तब आप वहां पे उस केस में माइनर अकाउंट भी खोल सकते हो। तब आप उस केस में अपना जो भी अपने पैसे हैं वो आप बैंक में जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो बैंक के लिए क्या डेफिनेशन लिखी है, अ बैंक इज अ सेफ प्लेस टू स्टोर एंड मैनेज योर मनी, ठीक है। ये एक बहुत ही सुरक्षित जगह होती है जहाँ पे आप अपने पैसों को स्टोर कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, राइट। इट्स लाइक अ सुपर सिक्योर पिगी बैंक विद एक्स्ट्रा फीचर्स टू हेल्प यू यूज मनी स्मार्टली, ठीक है। अब स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हो, बिकॉज अब देखो अगर पिगी बैंक में है आपके पास, ठीक है, तो अब आप उससे बार बार पैसे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। बार बार पैसे निकाल नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आप उसको तोड़ करके सारे पैसे ना निकालो। बट बैंक ये ऑफर करता है कि आपका जब मन होगा तब आप वहां से पैसे निकाल लोगे और आपको जो चाहिए, जो भी आपका आपका मन करे आप उसके वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। और बैंक उस पैसों को खर्च करने के वेरियस आपको ऑप्शन भी देता है। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, राइट। आपके पास मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं जहां जिसके थ्रू आप पेमेंट्स को आप लिखना पेमेंट्स को आप कर सकते हो, है ना। बट वही चीज आपको पिगी बैंक में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए जो बैंक आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या जो ऑप्शन है, क्या क्या फैसिलिटीज है जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है। अभी के लिए कुछ की बैंकिंग टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स क्या होता है, बेसिकली एन अकाउंट वेयर यू कीप योर मनी सेफ एंड अर्न इंटरेस्ट। किड्स कैन ओपन अ माइनर सेविंग अकाउंट्स व्हेन विद अ पेरेंट्स हेल्प, ठीक है। आप भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपना एक माइनर अकाउंट अपने बैंक में खुलवा सकते हो, ठीक है ना। तो उस बैंक उस सेविंग अकाउंट्स को उस अकाउंट्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोला जाता है। उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, सेविंग अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट यानी कि जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जब आप बैंक में जमा करते हो, बैंक में जा करके सबमिट करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट करना। यानी कि अपने पैसों को ऐड करना ही क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। यानी कि डिपॉजिटिंग 500 ऑफ योर गिफ्ट मनी, जैसे कि अगर आपको किसी ने 500 रुपए का गिफ्ट दिया, 500 रुपए दिए एज अ गिफ्ट, आप वो जा करके बैंक में जमा कर देते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट करना, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड विड्रॉल। ये विड्रॉल क्या है, जब भी हम बैंक से अपना ही पैसा जो हमने अपने बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट में जमा करके रखा हुआ होता है, अगर उसी पैसे को अगर हमें निकालना है तो उसी को क्या बोलते हैं, विड्रॉल। उसी को क्या बोलते हैं, विड्रॉल बोलते हैं। क्या लिखा है, टेकिंग मनी आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल विड्रॉइंग 100 टू बाय स्कूल सप्लाईज। जो भी आपको आपको परचेस करना है आप वहां से पैसे निकाल करके परचेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद ना बैंक्स का जरा एक स्ट्रक्चर भी समझ लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे इंडिया में बैंक्स बेसिकली वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो भी हमारे आसपास के शहरों में, आपके आसपास के शहरों में जितने भी बैंक्स होते हैं ना, ये बेसिकली मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। पहला तो होता है जिसको बोलते हैं अपन कमर्शियल बैंक्स। क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। अगर नहीं भी है तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पहले को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स और तीसरा आता है आपका रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये कौन से होते हैं, बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे के सारे कंसिडर होते हैं कोऑपरेटिव सॉरी कमर्शियल बैंक्स में, यानी कि ये बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली लिखना कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स ये छोटे होते हैं, राइट। लाइक ये ज्यादातर लिखना छोटे शहरों में ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रीजनल रूरल बैंक्स। ये ज्यादातर क्या होता है, गांव देहात में ये सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं ना ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं जो भी हमारा जो रूरल एरियाज में जो भी पीपल्स हैं उनकी हेल्प, यानी कि उनको कोई लोन चाहिए, लोन यानी कि अगर कोई पैसे की मदद लिखना, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसको ये पैसे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, विद सम इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे नहीं कि आपको मान लो 10,000 रुपये चाहिए तो आपको 10,000 रुपये मिल गए, जब मन चाहे तब आप उसको बैंक को रिटर्न करो, नहीं।
जब बैंक आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी असाइन करता है तो वो उस पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे कि जब आप बैंक में मनी जमा करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उसी सेम तरीके से जब बैंक आपको पैसा देता है तो बैंक आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है, जिसको अगेन क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बैंक आपसे चार्ज करता है या फिर आपको बैंक देता है अगेंस्ट योर मनी। ठीक है ना, चलो अब ये चीज समझ में आई। अब ये जो तीनों टाइप्स के जो बैंक है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल बैंक, इन तीनों टाइप्स के बैंक्स को एक मेन बॉडी गवर्न करती है जिसको बोला जाता है आरबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है जो कि इंडिया में जितने भी टाइप्स के बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके लिए रूल्स डिसाइड करता है, नए नए रूल्स को फॉर्म करता है उनको रेगुलेट करने के लिए। राइट ना, इन सारी बैंक्स का राइट ना जो गवर्निंग बॉडी है जिनको कंट्रोल करता है उसका पावर क्या है, आरबीआई। ठीक है ना, आरबीआई के पास वो सारी पावर्स हैं। ठीक है ना, आरबीआई जब चाहे जिस भी बैंक को लाइक ना, अगर कोई भी बैंक अगर आपके साथ कोई भी टाइप का कोई आपके पास आपका फ्रॉड कर देता है या फिर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आरबीआई में जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और आरबीआई उस बैंक के अगेंस्ट क्या करेगा, आपका एक्शन लेगा। ठीक है ना, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देखो मैंने आरबीआई के लिए एक डेफिनेशन भी लिखी है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मेन बैंक that controls and guides all other banks in India. It makes sure banks are safe and work properly to support the country's economy. ठीक है ना, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का आइडिया होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप जा करके ये समझ पाओगे, ये सीख पाओगे कि एक्चुअल लाइक तरीके से किस तरीके से एक्चुअली पैसा आपके लिए वर्क करता है और पैसे को आप किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। ये तभी पता होगा जब इन सारी चीजों की आपको नॉलेज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेविंग्स की, है ना। सेविंग्स ऑलरेडी आपको पता होगी बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। सेविंग्स का मतलब क्या है, सेविंग्स का मतलब क्या है, क्या है यहाँ पे, सेविंग्स मीन्स कीपिंग सम ऑफ योर मनी असाइड इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग इट एट ऑल। इट लाइक्स प्लांटिंग अ सीड टुडे टू ग्रो अ ट्री फॉर टुमारो। यानी कि अभी तो वो आपको एक बहुत छोटा सा अमाउंट दिख रहा है, बट जैसे जैसे आप ये प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाते हो, जैसे जैसे आप अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू करते जाते हो तो वो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी ऐड होता चला जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, इट्स लाइक अ इट्स लाइक प्लांटिंग अ सीड टुडे। अभी तो आपको बहुत छोटा सा लग रहा है बट लिखना प्लांटिंग अ सीड टुडे टू ग्रो अ ट्री फॉर टुमारो। अभी तो आपने एक छोटा सा एक बीज बोया है जो कि आपको कल क्या हो जाएगा, एक पेड़ की तरह, मतलब आपको ह्यूज रिटर्न देगा। ह्यूज रिटर्न इन द सेंस, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी आपके लिए वो बहुत छोटा सा अमाउंट है बट अगर आप इसी चीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हो तो एक लॉन्ग टर्म में आपको वही पैसा एक बहुत बड़े पैसे में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो ये लिखना, ये इंपॉर्टेंस है सेविंग्स का। वाई शुड यू हैव, आपको क्यों सेविंग्स करनी चाहिए। ठीक है, मान लो इन फ्यूचर आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई या फिर आपका कोई फ्यूचर गोल है, राइट, आपको कुछ मान लो जैसे कि आरब के केस में उसको क्या करना था, एक उसका बहुत छोटा सा गोल था जिसको उसमें जिसमें उसको एक गेमिंग कैरेक्टर खरीदना था। तो उस केस में उसका एक फ्यूचर गोल ये था, इस वजह से वो सेविंग कर रहा था। ठीक है, अवॉइड बोरोइंग, यानी कि कल को मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको किसी से पैसे उधार ना मांगने पड़े, इस वजह से भी सेविंग करनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो मुझे किसी से भी पैसे उधार मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही सारी चीज़ें फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब किस तरीके से पैसे सेव कर सकते हो वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पिगी बैंक। ठीक है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब सेविंग्स अकाउंट में जब आप पैसे रखते हो तो आपको एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट, बट आपको एक इंटरेस्ट के तौर पे बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हो, है ना, अगर आप पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उससे फायदा क्या है, देखो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो और इंडिया में मेजरली राइट ना 4 टाइप्स के पेमेंट्स पॉपुलर हैं। पहला तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, दूसरा आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तीसरा आप जो हमारे यहाँ पे पॉपुलर ऐप्स हैं, राइट, लाइक आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम, भीम हो गया, है ना, इन सब से आप कर सकते हो। चौथा आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिजिटल पेमेंट्स। अब इसके बाद जरा बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है कंज्यूमर मैथ्स। अब इसकी भी नॉलेज होना क्यों जरूरी है, देखो कंज्यूमर मैथ्स में हम लोग क्या सीखते हैं
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना आप ये समझो, जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो है, क्या है, ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर क्या सेल कर रहे हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स सेल कर रही है शॉपकीपर। ये शॉपकीपर जो है ये ज्योमेट्री बॉक्स सेल कर रही है, ठीक है ना। अब इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, मैं जी और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन शॉर्ट ज्योमेट्री बॉक्स, जिसकी प्राइस उन्होंने मेंशन की हुई है 300 रुपीज, जिसकी प्राइस उन्होंने मेंशन की हुई है 300 रुपीज, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, राइट, अब जाहिर सी बात है ये शॉपकीपर खुद तो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं बना रहा है, ये कहीं से खरीद रहा है ये ज्योमेट्री बॉक्स, देन उसके बाद आपको परचेस कर रहा है, सॉरी, आपको जा करके सेल कर रहा है, ठीक है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये शॉपकीपर, जिस प्राइस पॉइंट पे ये शॉपकीपर ज्योमेट्री बॉक्स परचेस करता है, वो हो गया उसके लिए सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ये शॉपकीपर उस लाइक ना उस ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस 200, यानी कि इस शॉपकीपर को, इस शॉपकीपर को ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है जो ये 300 रुपए का सेल कर रहा है, वो उसको कितने का पड़ रहा है, उसको पड़ रहा है ये 200 रुपए का। कितने का पड़ रहा है, 200 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जब इस शॉपकीपर ने जब ये ज्योमेट्री बॉक्स 200 रुपए का खरीदा, ठीक है, 200 रुपए का खरीदा, अब जा करके इसमें ना वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। भाई अगर वो 200 रुपए का खरीदता है और 200 रुपए का आपको बेच देगा, तो वो उसमें खुद क्या कमाएगा, उसको भी तो कुछ कमाना है ना, ठीक है, वो भी तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न करेगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अब ये 200 रुपए का जब उसने बॉक्स खरीदा, तो उसमें वो 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि इस 200 रुपए में वो 50 रुपए कमाना चाहता है, ठीक है। अब क्या किया उसने, अभी उसने 50 रुपए ऐड किए, तो कितना बन गया प्राइस, जाकर के प्राइस बन गया 250 रुपीज। अब अगर ये जो शॉपकीपर है, बहुत ध्यान समझना, ये जो शॉपकीपर है, अगर ये ज्योमेट्री बॉक्स 250 रुपए का सेल करता है, सेल करने को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी का मतलब क्या है, गया एसपी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये वो प्राइस पॉइंट है जहां पे शॉपकीपर आपको, आपको बॉक्स जो है वो बेच सकता है, और इस पॉइंट पे अगर वो बेचेगा तो वो भी खुश और आप भी खुश, है ना, क्योंकि उसको 50 रुपए कमाने थे, उसने कमा लिए, और आपको वो ज्योमेट्री बॉक्स 250 रुपए में मिल गया, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। बट अब जब भी जब भी मॉल्स में जाते हो, है ना, जब भी आप किसी शॉप्स पे जाते हो, ज्यादातर, राइट, अधिकतर आपको ना वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। तो ये जो डिस्काउंट वाला जो वर्ड है ना, डिस्काउंट, ठीक है, अगर मान लो भाई ये शॉपकीपर को 200 रुपए का ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा, है ना, उसने 50 रुपए अपने प्रॉफिट के ऐड किए और 250 रुपए का बेच दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, 200 रुपए का उसने खरीदा, ये हो गया उसका सीपी। उसने ऐड किया उसमें क्या, प्रॉफिट, 50 रुपए का उसने प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, और उसने 250 रुपए में बेच दिया। बट अब अगर इस 250 रुपए में वो डिस्काउंट भी दे देगा, भाई उस 250 रुपए में अगर शॉपकीपर डिस्काउंट भी दे देगा, तो भाई मान लो डिस्काउंट देने के बाद वो पड़ा आपको जा करके 230 रुपए का, तो आपके लिए तो भाई वाह वाह हो गया, आपके लिए तो बढ़िया हो गया कि आपको तो भाई 250 की चीज 230 में पड़ गई। बट अब यहीं पे शॉपकीपर को घाटा हो गया, क्योंकि उसको कमाने से 50 रुपए, बट अब वो कितने कमा पा रहा है, 30 रुपए ही कमा पा रहा है। तो इस वजह से इस चीज को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, जो हम लोग इंडिया में बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एमआरपी। अब ये एमआरपी क्या है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये क्यों रखा गया, ये क्यों रखा गया, ताकि आप भी खुश रहें और शॉपकीपर भी खुश रहे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब शॉपकीपर क्या करता है, उसको तो भाई किसी भी तरीके से ना, उसको वो 250 रुपए अगर उसको मिल जाते हैं तो वो खुश है। अब 250 के ऊपर भी अगर मिल जाए तो भी खुश, है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि वो 250 रुपए का तो बेचेगा, यानी कि 50 रुपए तो उसको कमाने ही है, तभी वो प्रॉफिट में रहेगा। अदरवाइज वो अपने शॉप के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी उसकी सारी चीजें हैं, वो कैसे बियर कर पाएगा। उसके लिए मिनिमम उसको 50 रुपए तो अर्न करने ही है। अब उसके ऊपर अगर मिल जाए तो भाई, तो जाहिर सी बात है आप खुशी होगे, है ना। अब देखो अब क्या है, अब क्या किया उसने, अब 200 रुपए का उसने खरीदा,
ठीक है, 200 रुपए का उसने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा। अब 50 रुपए उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद ये हो गया 250, जो कि क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब 250 रुपए ना लगा करके, 250 रुपए का आइटम ना बेच करके, उसने आपका जो लेबल है, जो प्रिंटिंग जो आपका लेबल है ना, टैग होता है, वहां पे उसने मेंशन किया 300, 200 ना मेंशन करके कितना मेंशन कर दिया, 300, सॉरी 250 ना मेंशन करके कितना मेंशन कर दिया, 300 रुपए मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये 300 रुपए मेंशन करने के बाद अब उसने वहां पे लगाया कि भाई ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है ये 300 रुपए का है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए 50 रुपए का डिस्काउंट भी आपको दे सकता हूँ, मैं आपको इस ज्योमेट्री बॉक्स पे 50 रुपए का डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। तो ठीक है भाई, आपको बहुत अच्छा लगा कि भाई अरे अरे वाह भाई, प्राइस था 300 रुपए, ठीक है भाई, एमआरपी थी 300 रुपए, एमआरपी थी 300 रुपए, ठीक है, आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, आपको पड़ गई 250 रुपए की, तो आपको तो लगा अरे मेरे तो वाह वाह हो गए, है ना भाई, हमें तो वो चीज़ 250 की मिल गई, लेकिन स्टिल आप देखो अब क्या है, अब आप भी खुश हो क्योंकि आपको लग रहा है आपको डिस्काउंट मिल गया, अब जो शॉपकीपर है वो भी खुश है क्योंकि उसको 50 रुपए का जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, इस तरीके से हम चीजों को समझते, देखो अब आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। और देखो अभी तक मैंने आपको ना ये जो डिस्काउंट है ये एक्चुअली एग्जैक्ट इतना नहीं होता, ये परसेंट के टर्म्स में चलता है, और परसेंट भी मैंने आपको समझा रखा है ना। तो देखो क्या होता है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 50 रुपए जो मैंने बताया इतना नहीं ऑफ होता है, मान लो अगर 300 रुपए का प्राइस टैग है, ये आपकी एमआरपी है, और हमेशा याद रखना जो डिस्काउंट होता है वो कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता है, डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी पे लगाया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। अगर आप सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर कर दोगे तो आपको लॉस होगा, अगर आप यहाँ पे शॉपकीपर हो, ठीक है। तो हमेशा शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं वो एमआरपी पे करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 300 रुपीज का वो प्रोडक्ट है, ज्योमेट्री बॉक्स है, अब उन्होंने इस पे क्या किया, उन्होंने इस पे क्या किया कि 20% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 20% डिस्काउंट, या फिर 20% आप बोल सकते हो ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, आप ऐसे देखते हो ना, फ्लैट 20% ऑफ, इस तरीके से आप बहुत बार ऑफर्स में देखते हो, फ्लैट 20% ऑफ। अब देखो, अब जिन बच्चों ने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी होगी उनको नहीं पता होगा किस तरीके से निकाला जाता है, बट आप स्मार्ट हो, आपने देख रखा है, ठीक है, आप देखो किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है, ठीक है, 300 रुपए का प्राइस है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 20% का मतलब 20/100। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 × 20 कितना आ गया, 60, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास प्राइस कितना था 300 का, उसमें से आप 60 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपको जो प्राइस पड़ा 240, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो शॉपकीपर को घाटा हो गया, 240 का पड़ गया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, बट जाहिर सी बात है वो घाटे में तो नहीं बेचेगा, तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट को कम कर देगा। अब यहाँ पे वो 300 में 10% का खाली आपको डिस्काउंट देगा। अब 10% का डिस्काउंट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई किया, जीरो 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 कैंसिल, 3 × 10 यानी कि कितना आ गया, 30। अब एमआरपी आपकी थी 300, उसमें से आपने 30 सब्सट्रैक्ट किया, यानी कि आपको पड़ा 270 रुपीज़ का। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे पोस्टर में, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 4 चीज़ें मैंने मेंशन करी है, सीपी, एसपी, एमआरपी और प्रॉफिट, यानी कि क्या लिखा है, ये शॉपकीपर क्या बोल रही है ना, कि नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो कि है 250, कैन आई गेट सम डिस्काउंट ऑन दिस। तो देखो अच्छा यहाँ पे ये इमेज मैंने जनरेट की है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये ज्योमेट्री बॉक्स 300 रुपए का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ऑब्वियसली, ठीक है, 250 रुपए का है, बट वो उस सेलिंग प्राइस पे तो बेचेगी नहीं, राइट। ये जो 300 रुपए है ये क्या है, एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी है, ठीक है। तो अब इस एमआरपी पे जब वो बच्चा पूछ रहा है कैन आई गेट सम डिस्काउंट, तो ये एमआरपी पे डिस्काउंट देगी, 250 पे डिस्काउंट नहीं देगी, ठीक है, 250 पे डिस्काउंट अगर दे दिया तो इनका घाटा हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से राइट, हम लोग जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं वो ऑलवेज ऑन एमआरपी पे ऑफर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 200, मार्क्ड प्राइस हो गया, देखो एमआरपी मार्क प्राइस क्या हो गया 300, सेलिंग प्राइस है 250, डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का, प्रॉफिट भी उसको 50 का हो गया, ठीक है। दोनों खुश, शॉपकीपर भी खुश और बच्चा भी खुश। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब उसी पे बेस्ड जरा एक क्वेश्चन है, जरा वो भी देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अ शॉपकीपर बायज अ पेंसिल केस फॉर $4। अच्छा यहाँ पे
जो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, $4 हो गई, ठीक है। एंड सेट्स द सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया आपका $6। ही पुट्स इट ऑन अ सेल फॉर $5, ठीक है। अब उसने सेल लगाई, ठीक है, सेल में वो बेच रहा है कितने का, $5 का, सेल में वो उसको $5 का बेच रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल केस, तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जिस पॉइंट पे उसने परचेज किया $4। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल केस, सेलिंग प्राइस क्या है भाई, $6। सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेल्स प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट, भाई सेल्स के बाद, भाई सेल प्राइस क्या होता है, सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ही होता है, हमेशा याद रखना। सेल्स प्राइस वो प्राइस होता है जो कि आफ्टर डिस्काउंट हमें ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स प्राइस क्या है, $5। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मच प्रॉफिट डज द शॉपकीपर मेक इफ ही सेल्स इट एट द फुल प्राइस, अगर वो फुल प्राइस पे सेल करता है तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, ठीक है। भाई देखो, अब मान लो अगर वो, भाई सेलिंग प्राइस तो उसका $6 का है ना। अब सेल में वो $5 कर रहा है, ऑब्वियसली है वो कुछ अपना ना सेलिंग प्राइस से नीचे भेज रहा है तो उसको लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। बट फिर भी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये टर्म आई थिंक गलत है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लॉस ही होगा, बिकॉज वो सेलिंग प्राइस से नीचे नहीं बेच सकता। सेलिंग प्राइस वो एक मिनिमम प्राइस होता है जिसपे उसको अगर वो उस प्राइस पॉइंट से अगर नीचे सेल करता है तो उसको लॉस होता है, अगर उस प्राइस पॉइंट पे वो सेल करता है तो प्रॉफिट, और उसके ऊपर भी प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं, लॉस, ठीक है। तो आपका शॉपकीपर, एक सेकेंड, हाउ मच प्रॉफिट डज द शॉपकीपर मेक्स, अच्छा अगर फुल प्राइस पे सेल करता है, ठीक है, हाँ, फुल प्राइस पे सेल करेगा तब तो प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली। तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, 6 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हो तो आपके पास क्या निकल करके आता है, प्रॉफिट। तो कितना होगा आपके पास, $2 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही सेल्स इट एट द सेल्स प्राइस ऑफ $5, तो वो कितने डॉलर्स का प्रॉफिट बनाएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो नहीं बनाएगा, यहाँ पे लॉस बनाएगा, जो कि कितने का होगा, $1 का होगा। ऑब्वियसली मतलब देखो, अब उसको प्रॉफिट उसको उसको अर्न करना था $2, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट पे एक प्राइस पॉइंट, मतलब एक प्रोडक्ट पे उसको $2 अर्न करने थे, ठीक है ना। अब उसको मिल कितने रहे हैं, उसको मिल कितने रहे, $1, इसलिए ये प्रॉफिट में ही कंसिडर होगा, राइट। बट लाइक इन जनरल प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस से नीचे सेल नहीं करते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस से नीचे सेल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे आपका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज किया था, इंटरेस्ट। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देता है। अब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला ना, उसी तरीके से देखो क्या है उसका तरीका क्या है। जैसे कि मान लो आपने बैंक में कुछ ₹100 जमा किए, ठीक है, और ये जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ये एनुअली देता है ना। अब आपने ₹100 जमा किए, ठीक है, बैंक आपको एनुअली 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो यानी कि एक साल के बाद जो आपके पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 100 से 100 कैंसिल यानी कि 5, यानी कि अगर आप बैंक में ₹100 जमा करते हो तो एक साल के बाद बैंक आपको ₹5 देगा और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 से बढ़ करके ₹105 हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे जो P है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी अलग अलग होती है, ये है PRINCIPAL, जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो PL ही होता है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो आप बैंक में जमा करते हो, ठीक है। रेट, अब ये रेट का मतलब क्या है, जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, किस रेट से दे रहा है, यहाँ पे इस केस में आपको 5% के रेट से दे रहा है। टाइम, कितने टाइम, यानी कि एक साल, जनरली एक साल के लिए आप जमा करते हो, एक साल में आपको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट वो मनी है जो एक्स्ट्रा मनी है जो बैंक ने आपको दिया। अमाउंट, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट मिलने के बाद, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट बना है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100,
ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अभी इतना ही जानो, अभी इतना ही जानो, बाकी आगे आने वाले क्लासेस में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसी वजह से मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखा है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन डेप्थ नहीं गया हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज़ मुझे पता है यही सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपने कहीं पे भी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो अगर आपने इतनी भी चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझी हैं, अगर आपने सारे मेरे लेक्चर को अच्छे से वॉच किया है, तो भी इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट है, बट ये जो है ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट आपसे लेती है। अगर आपके पेरेंट्स कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न करते हैं, इनफ लिखना, जो भी अमाउंट ऑफ मनी जो वो अर्न करते हैं, उसमें से जो गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स लेती है। और वो टैक्स किस लिए लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट आपको ना सड़कें बना करके दे रही है, गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको वाटर प्रोवाइड कर रही है ना? तो उस चीज़ का वो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, उसी के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। क्या लिखा है? टैक्स इज़ मनी दैट इंडिविजुअल्स एंड बिज़नेस ओनर्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट। ये किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, अब यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ जितनी भी वीडियो हम लोगों ने ग्रेड 6 में अभी तक मैंने आपको डिलीवर की है, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आया होगा और आपने सारी वीडियोज़ को अच्छे से एन्जॉय करते हुए अच्छे से सारी चीज़ें लर्न करी होंगी। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। ठीक है ना? तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।